हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे जो हमारा बीएड फर्स्ट ईयर का सेकंड पेपर है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, जिसमें हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है एजुकेशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड बैकवर्ड क्लासेस। तो हमने पहले जो प्रीवियस लेक्चर किए थे उनमें हमने बात कर चुके हैं शेड्यूल कास्ट क्या होती है, उनके लिए जो एजुकेशन है उसकी क्या नीड है, जो इम्पोर्टेंस है, कौन कौन से जो योग और जो कमेटीज बनी है उन्होंने क्या क्या एजुकेशन के रिगार्डिंग जो सिफारिशें की हैं। आज हम बात करेंगे एजुकेशनल मीन्स एंड मेजर टेकन फॉर द इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब्स चिल्ड्रन, की जो अनुसूचित जाति के बच्चे हैं और जो जनजातियों के बच्चे हैं उनके लिए कौन कौन से जो मेजर्स हैं, कौन कौन से मीन एंड मेजर्स हैं, वो कौन कौन से जो स्टेप उठाए गए हैं, तो इसमें ताकि उनके लिए एजुकेशन के जो अवसर है उसमें समानता प्राप्त हो सके। हम यहाँ पे कुछ मेजर्स की बात करेंगे, मीन एंड मेजर्स के कुछ साधन एंड जो प्रयास है उनकी बात करेंगे, ताकि हम हमारे जो शेड्यूल कास्ट के बच्चे हैं, जो शेड्यूल ट्राइब से रिलेटेड जो भी बच्चे हैं, उनकी एजुकेशन के लिए कौन कौन से कदम उठाए जा चुके हैं या फिर उठाए जा सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें, सबसे पहले हम बात करेंगे कोचिंग सेंटर की, कि जो ऐसे उम्मीदवार हैं अनुसूचित जातियों और जनजातियों के जो बच्चे हैं उनके लिए कोचिंग सेंटर और जो अन्य कार्यक्रम है अनुसूचित। सबसे पहले हम बात करते हैं, फर्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के विद्यार्थियों के लिए कोचिंग सेंटर और अन्य कार्यक्रम। सेंटर व अन्य कार्यक्रम। तो हम बात कर सकते हैं कि जो अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के जो बच्चे हैं हम उनके लिए सेंटर, उनके लिए कोचिंग सेंटर प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो वो कोचिंग सेंटर हम कैसे करवा सकते हैं, किस एजुकेशन के लिए करवा सकते हैं, जैसे जो सार्वजनिक नियुक्तियां निकलती हैं, सार्वजनिक जो गवर्नमेंट जॉब्स निकलती हैं, जो हम सिविल सर्विसेज के रिगार्डिंग भी लगा सकते हैं, जैसे कोई आईपीएस के लिए टेस्ट देता है, कोई आईएएस के लिए जो टेस्ट देता है, तो उनके लिए जो परीक्षा से पहले उनको प्रशिक्षण दे सकते हैं, हम उनके लिए कोचिंग सेंटर हम बना सकते हैं। तो उनके लिए इस प्रकार हम प्रशासनिक उनकी सेवाओं की नियुक्ति के लिए, पुलिस के लिए या फिर भारतीय रेलवे के लिए या फिर अन्य बहुत सारी जो और भी जो जॉब्स निकलती है उसके रिगार्डिंग हम उनकी हेल्प कर सकते हैं, ताकि वो बच्चे क्या है अपनी पढ़ाई जारी रख सके। तो ये क्या है, हम उसको जो फ्री में एजुकेशन दे सकते हैं, क्योंकि वैसे तो कोचिंग सेंटर हर समय चलते ही रहते हैं, बहुत जो बड़े बड़े कोचिंग सेंटर चलते हैं, बहुत मेरे ख्याल में कि हर एक शहर में ऐसे जो कोचिंग सेंटर है वो स्टार्ट हो सकते हैं, लेकिन हर कोई पर्सन है वो एक फी अफोर्ड नहीं कर सकता। खास करके अगर हम बात करते हैं शेड्यूल कास्ट की या फिर शेड्यूल ट्राइब्स की जब बात करते हैं, तो वो सेंटर्स की जो फीस है वो नहीं कर सकता अफोर्ड। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उनके लिए फ्री में जो एजुकेशन दे रहे हैं, ऐसे जो सेंटर है कोचिंग सेंटर को प्रोवाइड कर सकते हैं, गवर्नमेंट की हेल्प से कर सकते हैं या फिर एनजीओ के साथ जो मिलकर, जो गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, तो ऐसे बच्चों को जो पढ़ना चाहते हैं, जिनमें टैलेंट है, इंटेलिजेंट बच्चे हैं, लेकिन जो फाइनेंशियली प्रॉब्लम की वजह से वो नहीं पढ़ पा रहे, तो कम से कम हम उनका जो एजुकेशन लेने का सपना है तो हम वो सपना उनका पूरा कर सकते हैं। यह 2 स्तरों पर जो चलती है वो योजना है,
कौन कौन सी कोचिंग सेंटर वाली जो योजना है वो एक तो होगी राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा चलाए जाने वाले जो परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केंद्र है वो राज्य सरकार और केंद्र शासित जो प्रदेश है उनकी सहायता से चलती है। दूसरी है राज्य सरकारें द्वारा चलाए जाने वाले ऐसे सेंटरों का जो पूरे का पूरा खर्चा है वो क्या है सेंट्रल गवर्नमेंट पे करती है। स्टेट लेवल की जो स्टेट लेवल पर स्टेट की गवर्नमेंट ऐसे अगर कोचिंग सेंटर खोलती है तो उनका जो पूरा खर्चा है फाइनेंशियली उसकी हेल्प वो कौन करेगी, वो सेंट्रल जो गवर्नमेंट है वो उसकी पूरी हेल्प करेगी फाइनेंशियल तौर पे, ताकि हम शेड्यूल कास्ट और जो ट्राइब्स चिल्ड्रन है हम उनको जो उनकी एजुकेशन है जो उनके प्रशिक्षण के लिए जो जो जॉब्स के लिए जो उनकी नियुक्तियों के लिए वो अपना जो प्रशिक्षण है वहां से ले सके, अपनी जो स्टडी है उसके रिगार्डिंग वो वहां से सेंटर वगैरह से अपना कंप्लीट कर सके, ताकि उनको अपनी जो स्टडी है तो वो स्टडी मटेरियल प्रॉपर टाइम पे मिलता रहे और उनकी जो गाइड है टीचर है उनको वो प्रॉपर गाइडलाइन देते रहे समय समय पर, ताकि उनकी जो भी कम्पिटिटिव जो एग्जाम है वो अपने क्लियर कर सकें। अगर वो अपना क्लियर कर लेते हैं तो उनका जो सामाजिक और आर्थिक स्तर है वो अपने आप सुधर जाएगा। तो हमारा जो मेन मोटिव है इनका सोशल इकोनॉमिक और जो एजुकेशन लेवल सुधारने का वो पूरा हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं अनुसूचित जातियों और जनजातियों के बच्चों के लिए 10वीं कक्षा के बाद छात्रवृत्ति। बात करेंगे हम अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के बच्चों के लिए 10वीं कक्षा के बाद छात्रवृत्ति आफ्टर 10th स्कॉलरशिप। 10वीं कक्षा के बाद छात्रवृत्तियां या फिर छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप्स आफ्टर 10th कि जो शेड्यूल कास्ट है या फिर जो शेड्यूल ट्राइब से रिलेटेड बच्चे हैं तो उनको क्या है 10वीं क्लास के बाद जो छात्रवृत्तियां हैं जो स्कॉलरशिप है उनको वो प्रोवाइड की जानी चाहिए। तो इनकी जो स्कॉलरशिप करने ये 1945 में इनको 10वीं के बाद है वो जो स्कॉलरशिप है वो स्टार्ट हो चुकी थी। 10वीं के बाद इनका प्रोविजन था वो आ चुका था। इसका उद्देश्य ये था कि बच्चे 10वीं के बाद जो उनकी एजुकेशन है वो बिना किसी विघ्न के पूरा कर सके, क्योंकि बच्चे प्राइमरी तक तो फ्री एजुकेशन है, फिर उसकी जो फी है वो बहुत कम है, तो 10वीं तक क्या है वो बच्चे अपनी एजुकेशन पूरी कर लेते हैं। लेकिन आफ्टर 10th पहले क्या होता था आफ्टर 10th ही बच्चे जो कॉलेज में प्रवेश करते थे प्रेप के लिए तो वहां पे उसको क्या थी वो स्कॉलरशिप जो प्रोवाइड करवाई जानी जरूरी थी। इसलिए 1944 और 45 में जो क्या थी इनका जो स्कॉलरशिप का प्रावधान था वो स्टार्ट कर दिया गया था कि देश में जो स्कूल्स में या फिर जो कॉलेजेस में बच्चे पढ़ रहे हैं उन्हें फाइनेंशियली हेल्प गवर्नमेंट के द्वारा प्रदान की जाएगी। आरंभ में जो अगर बात करें हम अनुसूचित जनजातियों की अनुसूचित जातियों की बात करते हैं, हम शेड्यूल कास्ट की बात करते हैं तो उसकी जो 114 छात्रवृत्तियां रखी थी स्टार्टिंग में। जो अनुसूचित जातियों के बच्चे हैं इनके लिए 114 जो स्कॉलरशिप थी उसका जो प्रावधान था वे किया गया था। तो उसके बाद 49 में क्या किया था कि 89 जो और स्कॉलरशिप थी वो दे दी गई थी और इसमें जो बाकी बच्चे बचे हुए थे जो ट्राइब से आ जाते थे उनके लिए भी क्या था, अनुसूचित जनजातियों के जो बच्चे आ जाते थे उनके लिए भी क्या था स्कॉलरशिप का जो प्रावधान था वो कर दिया गया था। 1948-49 में तो आगे कितनी 89 थी जो उसमें और ऐड कर दी गई थी अनुसूचित जनजातियों की। जो जातियों की अनुसूचित जातियों की 44-45 में किया गया था 114 और अनुसूचित जो जनजातियां थी जो ट्राइब से थी उसकी 1948-49 में जो क्या थी 89 उनकी जो स्कॉलरशिप थी वो कर दी गई थी। तो महंगाई और जो अन्य बातों को ध्यान में रखते हुए 1 जुलाई मतलब 1 जुलाई 1981 की अगर बात करें हम 1981 जुलाई 1981 की हम बात करते हैं तो उसमें क्या किया था 1981 में जो स्कॉलरशिप की राशि थी और जो उनके माता पिता की जो इनकम थी उसमें भी
क्या था, संशोधन किया गया था कि जो उनकी माता पिता की अगर इनकम को देखा जाए तो उनकी थोड़ी अगर ज्यादा इनकम, एक लेवल से उनकी ज्यादा इनकम तक की क्या थी, स्कॉलरशिप बच्चों को प्रोवाइड की गई थी। और जो बच्चों की स्कॉलरशिप का अमाउंट था वो भी थोड़ा बढ़ाया गया था। अगर हम बात करें 1980 से 81 के बीच की, तो 1981 और 1980 और 81 में जो जिसके पेरेंट्स 750 रुपए पर मंथ इनकम ले रहे थे, तो उनको भी क्या थी, जो स्कॉलरशिप है वो उनको प्रोवाइड की गई थी। अगर किसी के पेरेंट्स किसी बच्चे के जॉब कर रहे हैं और उनकी इनकम क्या है, 750 रुपए पर मंथ है, तो उसके जो बच्चों को जो स्कॉलरशिप है वो प्रोवाइड की जा सकती है। तो मतलब उसमें कुछ फंड थे जो उनको दिए जाते थे, बाकी बच्चों को कुछ जो ज्यादा थे। आगे हम बात करते हैं हॉस्टल की। जो अनुसूचित जाति की लड़कियां हैं तो उनके लिए क्या है, छात्रावास की जरूरत है, उनके लिए हॉस्टल का जो प्रावधान है वो किया जाना चाहिए। अनुसूचित जाति की लड़कियों के लिए छात्रावास या फिर बालिकाओं के लिए छात्रावास। तो हम बात करते हैं अनुसूचित जाति की जो लड़कियां हैं तो लड़कियों के लिए हॉस्टल का प्रावधान, छात्रावास, छात्रावास का प्रावधान, स्पेशली गर्ल चाइल्ड। तो इसमें क्या हॉस्टल का प्रावधान किया गया था, क्योंकि जो प्राइमरी स्कूल है वो तो हर गांव में स्कूल होने की बात करेगी कि एजुकेशन, जो प्राइमरी एजुकेशन है हर एक बच्चा प्राप्त कर सके, तो उसका एरिया जो एटलीस्ट हर गांव में एक प्राइमरी स्कूल होना चाहिए। लेकिन उसकी फर्दर जो एजुकेशन है वो किसी दूसरे गांव में भी बच्चे को भेज सकते हैं पेरेंट्स। तो उसमें क्या था कि जो लड़कियां हैं उनके लिए हॉस्टल की व्यवस्था की जाए। जो पेरेंट्स होते हैं वो जो लड़कियां हैं उनको दूसरे गांव में जो भेजने से थोड़ा उनको डर लगता है, बच्चों की आने जाने की जो दिक्कत हो जाती है उसकी जो सुविधा है वो बच्चों को हॉस्टल बनाकर उसकी जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्व किया जाए। तो जो इसकी अगर बात करें हम, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या प्रावधान किया गया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं कि इसके लिए जो केंद्र शासित है, जो राज्य अपने स्तर पर हॉस्टल की व्यवस्था करता है, तो उसमें से 50% जो राज्य सरकार कर लेगी और 50% जो केंद्र सरकार है वो देगी। इस प्रकार 50-50 का खर्चा करके हम बच्चियों के लिए हॉस्टल का जो प्रोविजन है वो उनको दे सकते हैं। आगे हम बात करते हैं और कौन सा जो काम है वो किया गया इसकी एजुकेशन के लिए, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। आगे हम बात करें अनुसंधान और प्रशिक्षण। अनुसंधान और प्रशिक्षण, तो अनुसंधान और प्रशिक्षण का क्या मतलब है? अनुसंधान और प्रशिक्षण का मतलब है कि केंद्र समाज विज्ञान के क्षेत्र में ऐसी प्रतिष्ठित जो एजेंसियां हैं या फिर संस्थाएं हैं वो उनको 100% जो फाइनेंशियली हेल्प हो सकती है उतनी फाइनेंशियली जो हेल्प है वो की जाती है, 100% उसको जो हेल्प है वो प्रदान कराता है। तो सेंट्रल सरकार कराती है, केंद्र सरकार यहाँ पे जो फाइनेंशियली हेल्प करती है वो केंद्र सरकार द्वारा करती है, जिन्हें अनुसूचित जातियों के आर्थिक विकास के लिए, उसके सामाजिक विकास के लिए और उनकी समस्याओं और उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए लागू करना चाहिए। और विभिन्न कार्यक्रमों को जो लागू करने के लिए जो अध्ययन हो रहा है, जो अनुसंधान हो रहा है, तो उसका जो अध्ययन है वो भी ध्यान में रखना चाहिए, उसका अध्ययन का भी जो प्राप्त अनुभव है वो वहां पे होना जरूरी है। ऐसे जो लोग अनुसंधान कर रहे हैं या फिर जो ऐसे अध्ययन है जिसके साथ व्यवहारिक सिफारिशें भी दी गई होती हैं, उनके संदर्भ में शीघ्र आवश्यक जो कार्यवाही की जरूरत होती है उन्हें पूरा करना चाहिए। और इस कार्यवाही को जितनी जल्दी पूरा हो सकता है उतनी जल्दी उनको जो वित्तीय सहायता है, जो फाइनेंशियली हेल्प है वो वहां पे प्रदान की जाती है। आगे हम बात करेंगे छात्रों के लिए पुस्तक योजना, अनुसूचित जातियों या फिर जनजातियों के बच्चों के लिए पुस्तक योजना, बुक बैंक की योजना, पुस्तक बैंक की योजना।
तो इसमें क्या हो सकता है, हम बच्चों को जो बुक्स है फ्री एजुकेशन के साथ साथ उनको जो फ्री बुक्स है वो वहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इसमें ऐसे विद्यार्थियों को बुक्स उपलब्ध कराने पर विचार किया जाता है, जैसे विद्यार्थियों को बुक्स उपलब्ध की जाती है जो बुक्स खरीदने के लिए उनके पास पैसे नहीं होते, वो बुक्स नहीं खरीद पाते। इसमें जो सरकारी सहायता दी जाती है तो उसमें क्या होता है, गवर्नमेंट के द्वारा 5,000 तक की जो एक पुस्तकें होती हैं उसका एक सेट है वो फ्री दिया जाता है, जिसमें क्या है वो बच्चा 3 साल तक वो काम चला सकता है उस बुक से। तो वो बुक्स उनका 5,000 तक का जो सेट है बुक्स का, इसमें क्या है 5,000 रुपए तक की जो बुक्स हैं वो फ्री प्रोवाइड की जाती है। तो आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट स्कूल में जो लाइब्रेरी है वो भी बनाई जाती है, गवर्नमेंट द्वारा बुक्स भेजी जाती है। जो नीडी स्टूडेंट होते हैं प्राइमरी तक तो सभी को बुक्स मिल जाती है, लेकिन उसके बाद भी क्या होता है, जो नीडी स्टूडेंट होते हैं उनको जो बुक्स है वो गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड करवा दी जाती है। तो अगर बच्चों को बुक्स प्रोवाइड करवा दी जाती है तो जो बच्चे पढ़ने वाले होते हैं, जिनका कोई सपना होता है कुछ कर गुजरने का, तो ये चीज उनको बहुत ही ज्यादा जो हेल्प करती है, बहुत ज्यादा मायने रखती है किसी बच्चे को फ्री में जो बुक्स है वो मिल जाना उसकी एजुकेशन प्राप्त करने के लिए। आगे हम बात करते हैं जो शेड्यूल कास्ट के बच्चे होते हैं या फिर जो शेड्यूल ट्राइब्स के बच्चे होते हैं, उन्हें राष्ट्रीय स्तर से लेकर क्या है अंतरराष्ट्रीय स्तर की जो स्कॉलरशिप है वो प्रोवाइड करवाना। तो हम बात करते हैं अनुसूचित जातियों, जनजातियों या फिर अन्य बच्चों को राष्ट्रीय स्तर की विशेष जो विदेश जो छात्रवृत्तियां हैं वो प्रदान करना। राष्ट्रीय स्तर की विदेश छात्रवृत्तियां, विदेश स्कॉलरशिप्स, विदेशी छात्रवृत्तियां हैं जो, इसमें क्या होता है कि राष्ट्रीय स्तर की विदेश छात्रवृत्तियां, विदेशी छात्रवृत्तियां हम इसको कह सकते हैं। कल्याण मंत्रालय भारत सरकार की जो राष्ट्रीय विदेश छात्रवृत्तियां हैं उसके लिए भी जो प्रावधान है, उसका जो प्रोविजन है वो हमारे संविधान के द्वारा जो हमारे कमीशन हैं, हमारी जो एजुकेशन के रिगार्डिंग कमेटी जो पॉलिसीज बनी है उनमें किया गया है। तो इसमें क्या है कि विदेश जो राष्ट्रीय विदेश छात्रवृत्तियां हैं तथा जो अनुदान है यात्रा के लिए, जो यात्रा अनुदान है उस योजना को अनुसूचित जातियों या फिर जनजातियों के विद्यार्थियों को या फिर पिछड़े हुए वर्ग में जो ये खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकते उसके लिए क्या है ऐसी जो स्कॉलरशिप है उसका प्रोविजन किया गया है। ऐसी स्कॉलरशिप जो बच्चों को दी गई है, यह योजना कब से चल रही है, जो ये विदेश स्तर की जो विदेश राष्ट्र स्तर की जो विदेश छात्रवृत्ति आई थी वो 1954 से चल रही है। 1955 से ये क्या है, ये स्कॉलरशिप का जो प्रोग्राम है स्कॉलरशिप के वो उस टाइम से लेकर चले आ रहे हैं। इसका मेन मोटिव क्या है, जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं या फिर जो शेड्यूल ट्राइब्स वाले जो स्टूडेंट आते हैं जिनके पास अपने अध्ययन के लिए जो फॉरेन में जाकर स्टडी करने के लिए जो फाइनेंस है उसकी प्रॉब्लम है, जो उनके पैसे हैं उनका जो इनकम है वो इतनी नहीं है कि वो अपने बच्चों को आउट ऑफ कंट्री भेज सके एजुकेशन के रिगार्डिंग। तो इस मामले में गवर्नमेंट ने एक काम किया, एक कदम उठाया कि जो ऐसे बच्चे हैं जो जिन बच्चों में इतना टैलेंट है कि वो आउट ऑफ कंट्री जाकर स्टडी कर सकते हैं, तो उनके लिए जो कुछ स्कॉलरशिप का प्रावधान किया गया। इसमें जो उसके कॉलेज या यूनिवर्सिटी की फी है उसमें फाइनेंशियल हेल्प आ गई। फिर जब वो ट्रैवल करता है तो उसके ट्रैवल जो एक्सपेंसेस है उसके लिए भी जो स्कॉलरशिप है या फिर फाइनेंशियल हेल्प है वो प्रदान करने की भारत सरकार ने जो सुविधा है वो प्रदान की गई। ये जो बच्चे प्रतिभाशाली हैं, जो टैलेंटेड बच्चे हैं उनके लिए ये सारी जो सुविधाएं हैं वो उन्हें दी गई है। अगर हम बात करते हैं कि जो पीएचडी है, जो पोस्ट डायरेक्टर स्तर की शिक्षा है, जो अनुसंधान है, इसके लिए भी क्या है जो छात्रवृत्तियां हैं उसका प्रावधान है।
लेकिन कई जो फील्ड ऐसे हैं जिनके लिए जो स्कॉलरशिप है वो नहीं है। अगर पीएचडी है, पोस्ट जो डायरेक्टर है, तो इस तरीके की जो शिक्षा है या फिर रिसर्च वर्क है उसके लिए तो स्कॉलरशिप मिलेगी। लेकिन कई ऐसे फील्ड हैं, जैसे कि अगर हम बात करें कृषि तथा इससे संबंधित विषय, जैसे पशु चिकित्सा हो गया, चिकित्सा विज्ञान हो गया, और भारत से संबंधित जो अध्ययन कर रहे हैं, अध्ययन क्षेत्र में अब कोई जो स्कॉलरशिप है वो नहीं दी जाती। ये सिर्फ कहाँ दी जाती है, पीएचडी होगी, पोस्ट डायरेक्टर लेवल की जो स्टडी होगी उसमें जो रिसर्च वर्क होगा उसमें स्कॉलरशिप प्रदान की जाती है। लेकिन अगर हम बात करें मेडिकल लाइन की या फिर हम एग्रीकल्चर लाइन की बात करें तो वहाँ पे जो स्कॉलरशिप है वो नहीं है अभी। हर जो छठी योजना में हर साल 21 छात्रवृत्तियां दी गई हैं। छठी योजना में जो 6 हमारी जो सुनाई थी उसमें हर साल 21 जो स्कॉलरशिप है वो दी गई है। और अगर हम बात करें 1986 की तो उसमें 25 छात्रवृत्तियां दी गई। जो छठी योजना में थी क्या थी, जो हमारी छठी योजना बनी थी उसमें क्या थी, हर साल कितनी 21 स्कॉलरशिप दी गई। अगर हम बात करते हैं 1985-86 की, 1985-86 की अगर हम बात करते हैं तो वहां पे क्या थी, 25 जो स्कॉलरशिप थी वो प्रोवाइड की गई। अगर हम बात करते हैं कि आज के टाइम में जो स्कॉलरशिप है वो कैसे दी जाती है, कितना जो अमाउंट है वो बच्चों को प्रोवाइड किया जाता है, कितनी फाइनेंशियल हेल्प कहाँ तक हो सकती है, तो हम बात करते हैं। अगर पोस्ट डायरेक्टरेट अध्ययन की बात करें, हम पोस्ट डॉक्टरेट हम बात करेंगे, पोस्ट डॉक्टरेट की बात करेंगे कि अगर कोई पोस्ट डॉक्टरेट की जो स्टडी कर रहा है, कोई रिसर्च वर्क कर रहा है, तो उसको कितना जो फाइनेंशियल हेल्प है वो हो सकती है। उसमें क्या है, इसको 7,000 जो अमेरिकी डॉलर है उसकी जो सालाना स्कॉलरशिप है वो दी जाती है। 7,000 जो अमेरिकी डॉलर है, काफी मतलब उसकी हेल्प है वो हो जाती है। एनुअली कितनी हो जाती है, ये क्या है, सालाना है, मतलब एक साल में अगर वो पोस्ट डॉक्टरेट कर रहा है तो एक साल में उसको 7,000 अमेरिकी जो डॉलर है उतनी जो हेल्प है वो हो जाती है। अगर हम पीएचडी बात करें, पीएचडी की बात अगर हम बात कर रहे हैं तो उसमें क्या है, वर्तमान समय की बात की है उसने, तो उसमें 8,000 जो अमेरिकी डॉलर है उसकी बात की है कि उसको 8,000 अमेरिकी जो डॉलर है उसकी जो स्कॉलरशिप है वो दी जाती है। और जो निर्वाह भत्ता है उसमें क्या हो सकता है, पुस्तकों की जो खरीद होगी, जो अध्ययन उसकी यात्रा है उसके लिए जो 350 रुपए 350 अमेरिकी डॉलर की प्रावधान है। उसमें क्या आ गया, बुक्स आ गई, उसमें किताबें होगी। अगर कोई बंदा पीएचडी कर रहा है, पोस्ट डायरेक्टरेट कर रहा है, किताबें होगी, उसकी यात्रा होगी, उसका कोई अन्य जो भत्ता है वो क्या है, उसमें वहां पे उसको 350 जो 350 अमेरिकी जो डॉलर है उसकी हेल्प की जाती है। यहाँ पे हम विदेशी स्कॉलरशिप की बात करें, राष्ट्रीय लेवल पे जो विदेश स्कॉलरशिप है वो है। आगे हम बात करें अगर और उपकरण भत्ता है, कोई अगर और कोई उसने उपकरण खरीदने हैं, उसमें यात्रा भी करनी है अगर उसकी, तो उसमें क्या है, 1,000 जो अमेरिकी डॉलर है उसको अन्य उपकरण खरीदने के लिए या फिर उसकी टिकट वगैरह के लिए क्या है, 1,000 जो अमेरिकी डॉलर है, तो उसमें उस स्कॉलरशिप का उसको जो प्रावधान है वो दिया गया है। इसमें जो रेलगाड़ी का खर्चा हो गया या फिर प्लेन की टिकट होगी या फिर अध्यापन शुल्क हो गया या परीक्षा से रिलेटेड जो एग्जामिनेशन फी होगी, तो सारी की सारी क्या है, तो जैसे अन्य उपकरण वाला है वो क्या उसमें आप कर सकते हो, उसमें ये कंप्लीट हो सकती है। तो इस प्रकार ये इतनी जो अमाउंट है वो क्या है, स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग वो दी जाती है। आगे हम बात करते हैं 10वीं कक्षा से पहले छात्रवृत्तियां, ये हमारा लास्ट पॉइंट करेंगे हम। बिफोर 10th जो स्कॉलरशिप मिलती है, स्कॉलरशिप बिफोर 10th 10वीं कक्षा से पहले स्कॉलरशिप,
छात्रवृत्तियां। 10वीं कक्षा से पहले जो छात्रवृत्तियां जो स्कॉलरशिप है वो बच्चों को क्यों देनी चाहिए? पहले तो हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि 10वीं कक्षा के बाद छात्रवृत्तियां स्कॉलरशिप, लेकिन फिर आगे कहते हैं कि 10वीं कक्षा से जो पहले अगर स्कॉलरशिप हो सकती है तो वो भी देनी चाहिए। तो वो कौन से बच्चों को देनी चाहिए? कि जिन बच्चों के माता पिता किसी ऐसे काम में लगे हुए हैं जो तथाकथित अस्वच्छ व्यवसाय है। जैसे अस्वच्छ व्यवसाय कौन कौन से हो गए? क्या हो गया? चमड़े का काम जो करते हैं, जो शौचालय की जो सफाई करते हैं, चमड़ा उतार कर उसका शोधन करना, सफाई झाड़ू लगाना, या फिर जो शौचालय की बात की गई है, तो ऐसे व्यवसाय में जिन बच्चों के पेरेंट्स लगे हुए हैं तो उन बच्चों को जो स्कॉलरशिप है वो क्या है, 10वीं क्लास से पहले ही शुरू कर देनी चाहिए, ताकि किसी भी कंडीशन में उस बच्चे की जो स्टडी है उस पर उसके पेरेंट्स के जो व्यवसाय है, उनका जो काम है, उसका इफेक्ट ना पड़े। तो उसके पेरेंट्स हैं जो वो अपना काम करते हैं, क्योंकि जो ऐसा काम अगर वो कर रहे हैं तो हम ये मान के चल सकते हैं कि इनमें कोई इनकम है, कोई बहुत ज्यादा उनकी इनकम नहीं है, इसलिए हमें उनके जो बच्चों की हेल्प है वो पहले ही करनी चाहिए, 10वीं क्लास से पहले ही शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि जो उनका व्यवसाय है वो अस्वच्छ व्यवसाय में उनका काम आ जाता है। तो एक रिस्की जो काम है वो कर रहे हैं वो, तो क्योंकि हर एक पर्सन इस काम को करने के लिए राजी नहीं होता, तो लेकिन जो पर्सन ये काम कर रहे हैं तो उनके बच्चों को 10वीं क्लास से पहले ही जो छात्रवृत्तियां हैं वो दे देनी चाहिए। तो यह योजना 6ठी से 10वीं क्लास तक के जो विद्यार्थी हैं उनको प्रोवाइड की जाए। 6ठी से लेकर 10वीं क्लास तक के बच्चों को ये स्कॉलरशिप है वो मिलनी चाहिए। अगर हम बात करें कि जो पहले जो स्कॉलरशिप मिल रही थी वो क्या थी, इसके अंतर्गत प्रत्येक छात्र को 200 रुपए प्रति, जो 10वीं से 6ठी से जो 10वीं के छात्र थे उनको 200 रुपए प्रति माह मिल रहा था, और जो 11वीं और 12वीं कक्षा के छात्र थे उसको 250 रुपए प्रति माह मिल रहा था। 6ठी से 6th से 10th क्या था, उनको 200 रुपए पर मंथ, और जो थे +1 और +2 के उनको 250 जो रुपीज मिल रहे थे वो क्या थे, पर मंथ मिल रहे थे। लेकिन समय के साथ साथ जो बढ़ती हुई महंगाई को देखते हुए ये सारी स्कॉलरशिप क्या है, इसको टाइम टाइम पे इनको रिवाइज कर दिया जाता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अगर हमें शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के जो बच्चों को एजुकेशन लेवल पे, सामाजिक लेवल पे और आर्थिक लेवल पे आगे लेकर आना है, तो हम उनके लिए क्या क्या जो स्टेप है वो उठा सकते हैं, या फिर ऑलरेडी उठाए जा रहे हैं। तो हमारा आज का जो लेक्चर था मीन एंड मेजर्स को लेकर, कि जो मीन एंड मेजर, जो काम, जो सुधार, जो कदम हम शेड्यूल कास्ट और ट्राइब स्टूडेंट्स हैं जो उनको एक बराबर एजुकेशन के रिगार्डिंग जो अधिकार प्राप्त करवा सकते हैं, तो हमें कौन कौन से जो काम है उनके लिए करने चाहिए। तो हम इसमें 10 स्टेप्स किए हैं हमने, 10 जो मेजर्स किए हैं कि ये मेजर द्वारा हम इनके एजुकेशन का जो लेवल है वो सुधार सकते हैं। तो आज के लेक्चर के लिए हमारा इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम कोई नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। थैंक यू।